तो आज के इस नए एक्सप्लेनर में बात होगी हमारे देश की बुनियादी पहचान और उसकी सरहदों की। एक ऐसी कहानी जो सीधे जुड़ती है हमारे संविधान के भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ये हिस्सा ना किसी भी राष्ट्र की एक बेहद मजबूत नींव की तरह होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय के अंदर चलते हैं। आइए फटाक से देखते हैं कि इस चर्चा का क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले भाग 1 की नींव, फिर आर्टिकल 1 जो देश का नाम तय करता है, उसके बाद आर्टिकल 2 और 3 जो नई और पुरानी सीमाओं को समझने में मदद करेंगे, और आखिर में आर्टिकल 4 जो इन बदलावों का असल तरीका बताता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले विषय से, संविधान के भाग 1 की बुनियाद। संविधान में हमारे देश की बनावट के लिए एक बहुत ही खास शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और हिंदी में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इन शब्दों का कानूनी वजन बहुत भारी है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि भारत असल में राज्यों का एक संघ है और कौन-कौन से हिस्से पूरी तरह से इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक विवरण यहाँ मिलता है। मूल संविधान की पांडुलिपि के इसी हिस्से में एक हड़प्पा-कालीन मुहर का प्रयोग किया गया था। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राचीन और अखंड भारत के एक सशक्त प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, हमारे आज के लिखित कानूनी पन्नों का कनेक्शन सीधे हमारी हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ दिया गया। है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 1 की, जो देश का कानूनी नाम और पहचान तय करता है। और यहाँ एक बड़ी बात निकलकर आती है जो हमारे देश को बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 नाम देती है, इंडिया दैट इज भारत। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही नामों का कानूनी महत्व बिल्कुल 100% एक समान है। कानूनी तौर पर इंडिया और भारत दोनों एक ही इकाई हैं। बाहर चाहे इस पर कितनी भी लंबी बहसें क्यों ना होती रहें, लेकिन संविधान के पन्नों में ये मामला एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। अब इस कानूनी पहचान में एक नियम और समझना बहुत जरूरी है। इतिहास में भले ही हमने हिंदुस्तान या आर्यावर्त जैसे नाम कितनी बार भी सुने हो, लेकिन संवैधानिक पाठ से ये नाम पूरी तरह से नदारद हैं। जी हाँ, बिल्कुल गायब। संविधान ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया और भारत, बस इन 2 ही शब्दों को अपनी आधिकारिक मान्यता दी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आर्टिकल 2 यानी नए राज्यों और बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश। तो आखिर ये आर्टिकल 2 काम कैसे करता है? असल में ये संसद को ऐसी जबरदस्त पावर देता है जिससे उन बाहरी क्षेत्रों को देश का हिस्सा बनाया जा सके जो मूल रूप से हमारे नहीं थे। इसका सबसे बेहतरीन और क्लासिक ऐतिहासिक उदाहरण है सिक्किम। शुरुआत में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। इसे पूरी तरह से बाहर से प्रवेश कराकर देश में शामिल किया गया था। ये आर्टिकल 2 की ताकत का एक सीधा और प्रैक्टिकल नतीजा था। बाहर से किसी राज्य को लाने की बात तो हो गई, पर देश के अंदर जो बदलाव होते हैं उनका क्या? जैसे जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये बाहर से किसी का प्रवेश नहीं था, बल्कि देश के अंदर मौजूद सीमाओं में किया गया एक बड़ा फेरबदल था। ये बाहरी प्रवेश से एकदम अलग एक पूरी तरह से आंतरिक कानूनी प्रक्रिया है। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला टॉपिक, आर्टिकल 3, जो देश के आंतरिक नक्शे और सीमाओं को बदलने से जुड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आंतरिक सीमाओं को बदलने की आखिरी और पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसका एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, या बॉर्डर्स बदल सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस काम के लिए राज्यों की सहमति की भी अनिवार्य रूप से कोई जरूरत नहीं होती। संसद अकेले ही राज्यों को जोड़ तोड़ या नया रूप दे सकती है। इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, आर्टिकल 4 यानी साधारण बहुमत और इन बदलावों को लागू करने का ग्राउंड रूल। इन कानूनी रास्तों की तुलना करने पर सच में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। देश की सीमाओं को नया आकार देना या नए राज्य बनाना सुनने में बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम लगता है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल 368 वाले किसी लंबे चौड़े और जटिल संविधान संशोधन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एकदम नहीं। ये पूरा का पूरा काम संसद में महज एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। सोचकर देखिए, ये इस पूरी प्रक्रिया को असाधारण रूप से आसान बना देता है। अब जरा इस नंबर को देखिए। क्या हमें पता था कि आज़ादी के तुरंत बाद इतने विशाल देश में केवल 14 राज्य और गिनती के कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे?
आज जो इतना बड़ा और विस्तृत नक्शा हम देखते हैं वो अपनी शुरुआत में बहुत ही सीमित और अलग था। उन मूल 14 राज्यों से लेकर आज की इतनी जटिल सीमाओं तक का सफर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। समय के साथ भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक जरूरतों ने नक्शे को बदलकर रख दिया। आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात, उसके बाद नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य एक-एक करके अस्तित्व में आते गए। ये लगातार बदलता आंतरिक नक्शा दरअसल संविधान द्वारा संसद को दी गई उसी असीमित शक्ति का ही एक जीता जागता परिणाम है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। चूंकि महज एक साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाओं को इतनी आसानी से बदला जा सकता है, तो आने वाले दशकों में हमारे देश का आंतरिक नक्शा किस तरह से बदल सकता है? हमारी सीमाएं हमेशा से परिवर्तनशील रही हैं और इस डायनामिक प्रक्रिया को समझना ही असल में हमारे संविधान की जीवंतता को समझना है। खैर, इस पर सोचने का काम अब हम सबका है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।